So, good evening, students. So, let's begin with our new chapter, and the name of the chapter is the Indian Constitution. ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज इसके जो नोट्स हैं वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, राइट। तो अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। हम बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन, जहाँ से जो बड़े से बड़े कोचिंग सेंटर्स भी नहीं करवाते। अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हाउ कैन यू कनेक्ट योर प्रीलिम्स और मेंस, कि आप अगर बिना बेसिक्स क्लियर करके अपनी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ लेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो हमारा चैप्टर है पॉलिटिका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते ही सबसे पहली चीज़ हमारे माइंड में आती है कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। देखिए, इस चैप्टर में बढ़ते बढ़ते हमें ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू, इसीलिए हम बेसिक से चल रहे हैं। तो मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ, उसके बाद 11 की बुक स्टार्ट करूँगी। ये 11 की बुक से स्टार्ट नहीं है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर कर लीजिए। वाई डज अ कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन? हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जितनी भी हमारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज मीन्स हम किसी की कॉलोनी नहीं है। हम इतने साल ब्रिटिशर्स की कॉलोनी रहे, ब्रिटिशर्स के अंडर रहे, उनसे हम उनका रूल एंड रेगुलेशन हम पर चला, तो हम क्या थे उस टाइम पे डेमोक्रेटिक नहीं थे। हम इंडियंस अपने डिसीजन नहीं लेते थे, हमारा कोई पॉलिटिकल रूल नहीं था, हमारी कोई पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं थी, तो जो भी था ब्रिटिशर्स का था। तो दिस इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक कंट्री। जब किसी बाहर वाले का हमारे ऊपर कोई रूल नहीं होता, हम खुद अपना रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं या इलेक्ट करते हैं और वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस लेते हैं। तो हर डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसके पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, एक रूलिंग बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशन सिंपल एक रूलिंग बॉडी है, ठीक है। नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। लेकिन ये देखो, हर डेमोक्रेटिक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है। एवरी डेमोक्रेटिक कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो, ये ज़रूरी नहीं है। जो कंट्री डेमोक्रेटिक है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर होगा, लेकिन जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है ज़रूरी नहीं है वो कंट्री डेमोक्रेटिक हो, ऐसा एनसीईआरटी में गिवन है। तो आपको इसी तरीके से टिक कर देना, बात तो एक ही चीज़ बैठती है वैसे। अब एनसीईआरटी में बहुत एक सुंदर सा एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैंने इसमें एग्जाम्पल्स भी कोड करे हैं ताकि आपको, क्योंकि हमें ना एग्जाम टाइम में एग्जाम्पल्स याद रहते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होता है, हमारे माइंड में ना घर कर जाते हैं कि अच्छा हाँ ये एग्जाम्पल, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल्स इंक्लूड करे हैं। एग्जाम्पल फुटबॉल, प्लेड बाय फुट। ठीक है, देखो हम फुटबॉल किससे खेलते हैं? अपने फुट से, पैरों से खेलते हैं हम फुटबॉल, ठीक है। ऐसा तो नहीं है हम उसे हाथ में होल्ड करके चलते हैं। तो उसका फंडामेंटल क्या हो गया? फुटबॉल का मतलब फुट। जब हम पैरों से बॉल के साथ खेले तो ये हमारा क्या हो गया? बेसिक कंसेप्ट हो गया। अगर हम बॉल को फुट के साथ खेलेंगे ही नहीं तो वो फुटबॉल तो रहेगा ही नहीं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा? बिल्कुल फंडामेंटल। फंडामेंटल मीन्स बेसिक, बहुत ज़रूरी, इसके अलावा इसमें कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। फंडामेंटल रूल्स रेगुलेशन बेसिक प्रिंसिपल्स, ठीक है। जो हमारे फंडामेंटल रूल्स होते हैं मीन्स हमारे मौलिक जो रूल्स होते हैं, मौलिक अधिकार, रेगुलेशंस जो होते हैं, हमारे जो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं ऑफ नेशन इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, फंडामेंटल्स जो हमारे होते हैं, जो बहुत ज़रूरी है एक कंट्री के लिए, वो क्या होता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वही तो लिखा हुआ है। तो सिंपल सा मतलब है कि जिस चीज़ में हमारे फंडामेंटल रेगुलेशंस, हमारे रूल्स और हमारे बेसिक आइडल्स लिखे हुए हैं, वो क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। यही आंसर, यही वर्ड्स अगर आप अपने आंसर्स में लिखेंगे ना तो एग्जामिनर को ये बहुत जल्दी होल्ड होते हैं। हम इससे आप हाई फाई कितना भी लिख लेंगे ना वो नहीं होता है, इसीलिए एनसीईआरटीज इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पहली बात, एनसीईआरटीज इतनी ब्यूटीफुली लिखी गई हैं, बिलीव मी गाइस, कि आपको उसके बाद आंसर फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। खाली आप एक अपना वो ले सकते हैं, एक अपना आइडिया ले सकते हैं आगे बढ़ के, ठीक है। तो फंडामेंटल रूल्स एंड रेगुलेशन मैंने आपको बता दिया। 1934 में आईएनसी ने डिमांड करी कि हमारे पास एम एन राव ने, जो एम एन राव थे, उन्होंने डिमांड करी कि हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मीन्स एक ऐसी असेंबली जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करे। जब हमारे यहाँ से ब्रिटिशर्स, हमें ये था कि हम अपने यहाँ से ब्रिटिशर्स को भगा देंगे। ग्रुप ऑफ पीपल हु कंप्लीट ड्रीम एंड एस्पिरेशंस ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन लोगों की जिन्होंने हम लोगों को आज़ादी दिलवाई, जिन्होंने हमारे आइडल्स, हमारे सपनों को सच किया, साकार किया। 9 दिसंबर 1946, ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक पार्ट है। 9 दिसंबर 1946 टू नवंबर 26, 1949,
वी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। टोटल टाइम लगा 9 दिसंबर 1946 से नवंबर 26 1949 तक। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो एक नेपाल कंट्री है, उन्होंने पहले अपने आप को डेमोक्रेटिक बनाया, फिर अपने आप को उन्होंने किंग का रूल दे दिया, फिर आर्मी रूल हो गया। ये तो ऐसा हो गया कि टाइम टू टाइम चेंज करना, ये चीज़ें सर्व नहीं करते। तो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए जब वो अपने लिए कोई गवर्नमेंट को चूज़ करते हैं। जैसे हमने अपने लिए डेमोक्रेसी चूज़ किया जब ब्रिटिशर्स हमारे देश को छोड़ के गए, तो हमारी गवर्नमेंट को इतना श्योर होना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए जो हमें बहुत हेल्पफुल हो और हम फेल ना करें उस चीज़ में, जो चीज़ नेपाल नहीं कर रही थी। ठीक है, तो हमें गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो क्या होता है, अब हम एक मैं बताती हूँ, देखो हमें कुछ गवर्नमेंट के लिए भी रूल्स बनाने पड़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा गवर्नमेंट को भी रूल्स बताता है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे ऊपर ही है। डीपीएसपीज क्या है, डीपीएसपीज जो है हमारे डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये डीपीएसपीज गवर्नमेंट के लिए हैं या उन अथॉरिटीज़ के लिए हैं कि ये आपको फॉलो करनी है डीपीएसपी जब आप हमारे लिए कोई हमारा लॉ बनाएंगे, इनको अबाइड ना करें। फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये बाउंडेशंस हैं उन पे कि हमारा कोई, ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है ये अबाइड नहीं होनी चाहिए, आप कोई भी लॉ बनाइए। तो दिस इज़ योर क्या कहते हैं, तो इसमें क्या होता है कि एक एग्जांपल बताती हूँ। अब किसी को क्लास का मॉनिटर बना दिया, उसको सारी अथॉरिटी दे दी, उसकी आदत है बुलिंग नेचर की, तो अगर बाय वोटिंग लेते हैं तो ऐसे तो हमारी गवर्नमेंट भी आ सकती है कि फुल अथॉरिटी अगर उसको गवर्नमेंट को मिल जाए तो वो लोग क्या करेंगे, हमारे ऊपर ही बुली करेंगे। तो हम फुल अथॉरिटी नहीं देते, हमारी फुल अथॉरिटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पास है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, नॉट आवर गवर्नमेंट। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। टू स्टॉप दिस वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको बताया कि अगर कोई बुली करता है तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो लिमिट करता है पावर हमारे लीडर्स की। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यही होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल्स आपको नहीं लिखने, मैं आपको एग्जाम्पल से बता रही हूँ, आपको डायरेक्ट ये पॉइंट्स याद आ जाएंगे, फिर आप अपने वर्ड्स में लिख देंगे। टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स, नेक्स्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मीनिंग हो जाता है, हमको हम ही से बचाने के लिए। अ चाइल्ड हैव एग्जाम, ठीक है, अब देखो एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल ले लूँ, एक बच्चे का पेपर है, अब उसका मन है टीवी देखने का। अब कल पेपर है तो वो टीवी कैसे देखेगा, ठीक है, बट ड्यू टू रूल्स, लेकिन ये रूल है कि एग्ज़ाम होना है, अगर वो नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा, तो इस रूल के डर से वो पढ़ेगा। सेम हमारे लिए यही है कि हम किसी का भी मर्डर जाके नहीं कर देंगे, ये रूल है, उसका राइट टू लाइफ है, हम ऐसे ही तो जाके किसी को नहीं मार देंगे ना। तो इसमें क्या हुआ कि हम अपने रूल से डर रहे हैं कि हाँ अगर हमारे पास फ्रीडम है कुछ भी बोलने के लिए तो उसके पास भी फ्रीडम है, हमें क्या है कि दूसरे को हर्ट ना हो, हम उतने फ्रीडमली स्पीक कर सकते हैं। तो ये क्या कर रहा है, हमें दूसरे को हार्म करने से रोक रहा है। तो नेक्स्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो काम करता है वो ये करता है कि वो हमें हमसे ही बचाता है, टू सेव आवरसेल्व्स। ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में नहीं मिलेगा और एग्जामिनर इन्हीं पॉइंट्स को आंसर में देखना चाहते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स देखते ही आपका आंसर डिफरेंट हो जाता है और अच्छा लगता है, ऑथेंटिक। ठीक है, तो मैंने आपको बता दी कि हमें क्यों ज़रूरत होती है एक कॉन्स्टिट्यूशन की। पहली चीज़ मैंने आपको बता दी, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, ताकि हम टाइम बाय टाइम चेंज ना होते रहे, जो मैंने आपको नेपाल की स्टोरी बताई। नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि कहीं गवर्नमेंट अपनी अथॉरिटी ना बना ले, इसको हमें उस अथॉरिटेटिव नेचर से बचाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। नेक्स्ट मैंने आपको पार्ट बताया कि हमें खुद से बचाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर इज नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर अंबेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि एक लेवल प्ले होना चाहिए, मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ सब इक्वली बोले, जहाँ सब इक्वल, सबके पास इक्वल राइट्स रहें। यू नो दिस। आप कभी ना, मतलब मैं आपको पर्सनली बोलूँगी कि यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप अंबेडकर जी की कोई बुक खरीद के पढ़िए, उनकी लाइफ स्टोरी या जर्नी। मतलब एक वो ऐसा आदमी था शायद जिसने, हम लोग इतनी इतनी बातों में बोलते हैं, हमने इतना झेला, राइट। उन्होंने सब, मतलब सारे डिस्क्रिमिनेशन झेलने के बाद भी उन्होंने ये बोला कि एक लेवल प्ले होना चाहिए, सबके लिए इक्वली हर चीज़ें होनी चाहिए, सारी कम्युनिटीज़ के लिए। ठीक है, तो आप एक बार उनके बारे में पढ़िए, रियली बिलीव मी, आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। एंड मतलब आप अम्बेडकर जी के बारे में पढ़ेंगे ना, वो पर्सनालिटी ही अलग है, वो पर्सनालिटी ही अलग है। उनके बारे में पढ़ के आपको पता चलेगा कि
कितनी हेल्पफुल चीज़ें। इवन अगर आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, जब आपका इंटरव्यू आएगा, आप देखना जब आप इंटरव्यू के एग्ज़ाम के बाहर बैठे होंगे ना, तो वहाँ भी जो फर्स्ट वहाँ बाहर कोट लिखा होगा ना, वो अम्बेडकर जी का ही लिखा होगा। सो आप मतलब ये टाइम आपकी लाइफ में आएगा तो देखना। नेक्स्ट हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म कि हमारे पास क्या है कि गवर्नमेंट के कई लेवल हैं। देखो हमारे पास क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट अलग है, और हमारे क्या कहते हैं विलेज लेवल की गवर्नमेंट अलग है, ब्लॉक लेवल की गवर्नमेंट अलग है, ठीक है। पंचायत एंड ऑल, स्टेट गवर्नमेंट में हमारा सीएम होता है, सेंटर में हमारा पीएम होता है, यहाँ हमारे प्रेसिडेंट होते हैं सेंटर में, स्टेट में हमारे गवर्नर होते हैं। ये क्यों बनाया गया है, ताकि एक बैलेंस रहे कि अगर हमारा सेंटर एनफोर्स करे तो स्टेट सारी उठ के एक साथ है, अगर हमारा स्टेट कोई हमें दबाने की कोशिश करे तो सेंटर उस पर क्रॉस चेक रखे, अगर हम किसी विलेज को दबाने की कोशिश करें तो पंचायत से उठ के आए। तो ये क्या है, हमें फेडरलिज्म, ये हमारा फेडरलिज्म इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमें क्या मिला है वहाँ से, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये एक ऐसा पार्ट था जो हमें ब्रिटिशर्स कभी देना नहीं चाहते थे, और जब हम फर्स्ट टाइम हमने अडल्ट फ्रेंचाइज मतलब ये बोला गया था जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी कि हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज से अपनी गवर्नमेंट चूज़ करेंगे, तो सबको ये बहुत बड़ा ब्लंडर लगा था कि हमारी इंडिया नहीं सेट हो पाएगी, क्योंकि हमारी एजुकेशन इतनी नहीं थी। लेकिन एक इंडिया का मतलब वो ना एक लैंडमार्क चीज़ थी कि इतने अच्छी हमारी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ इतने अच्छे इलेक्शंस हुए, इतनी अच्छी वोटिंग हुई, सब कुछ मतलब बहुत बढ़िया केस में रहा। तो 18 ईयर वोटिंग राइट, और आप अपना इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। जब आप 25 ईयर्स के हो जाते हो तो आप इलेक्शन के लिए खड़े हो सकते हैं उसके उम्मीदवार बन के। आई एम सॉरी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो क्या कहते हैं, हाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जैसे हमारा फेडरलिज्म होता है, ठीक है। अब डिफरेंट टाइम में क्या, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, हमारे एमएलएज होते हैं, हमारे एमपीज होते हैं। सो दिस इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स चेक एंड बैलेंस, ठीक है। सेपरेशन ऑफ, हमने पावर को सेपरेट कर रखा है, ये भी एक दूसरे पे चेक एंड बैलेंस रखती है। मतलब हमारी स्टेट लिस्ट अलग है, हमारी यूनियन लिस्ट अलग है, हमारी रेजिडरी लिस्ट अलग है। ये क्या करता है, एक बैलेंस मेंटेन करती है सबके बीच में कि किसको स्टेट को किस तरीके से डील करना है, किसके उसके कंसेप्ट क्या हैं। तो ये हमारी है सेपरेशन ऑफ पावर। 2019 पे बैलेंस ऑफ पावर पे क्वेश्चन आया था, और यही आंसर में लिखा था। बाकी जो हम आगे पढ़ेंगे वो सब चीज़ें इंक्लूड करके आंसर बन जाता है। फिर हमें वहाँ से फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, हमें वहाँ से सेकुलरिज्म मिला है। सेकुलरिज्म मीन्स ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जो मैं आपको सेकुलरिज्म कंसेप्ट समझाऊंगी। सेकुलरिज्म में अभी आप सिंपल ये समझ लीजिए, स्टेट का कोई पर्सनल रिलीजन नहीं है हमारे इंडिया में, वो किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करते हैं, हम जो चाहें वो रिलीजन अपना सकते हैं, जो चाहें हम वो रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। और इसका क्वेश्चन जो आपका रहेगा मैं आपको बता देती हूँ, जो कल आप मुझे आंसर्स लिख के देंगे। अब मैं आपको क्लास के एंड में ही बता दिया करूँगी कि आपका टास्क क्या रहेगा कल का। तो मैं सिंपल एक चीज़ बोलूँगी, यहाँ मैंने सबसे पहली चीज़ समझाई, वाई डज वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। बस ये इतना लिखना, ये मत लिखना हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया है, या फिर देख लेना आई वॉन्ट दिस आंसर इन 200 मार्क्स, वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज योर क्वेश्चन। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। कोई डाउट्स हो तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दे, कोई और डाउट्स हो एग्जाम रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड स्टे सेफ एंड बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्टे मोटिवेटेड फॉर योर एग्जाम।